गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आर इसके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगेड़ और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। आज डिले हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। कल भी डिले होगा, उसके लिए एडवांस में सॉरी। परसों से हम ट्राई करेंगे कि हम एक फिक्स टाइम फिक्स कर लें कि 4 या 5 बजे। डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि जो राजस्थान पत्रिका होता है उसका जो ई पेपर होता है वो दिन में लोड होता है। तो जो जयपुर वाला एडिशन होता है वो लगभग 1-2 बजे करीब में लोड होता है। उसके न्यूज़ देखने में थोड़ा डिले हो जाता है। पर मैं ट्राई करूंगा कि परसों से कल तो किसी कारणवश डिले रहेगा, लेकिन परसों से हम उसे लगभग 5 या 6 बजे तक वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा। और हमारा सबसे बढ़िया बात है, हमारा वाच टाइम काफ़ी ट्रिप मतलब 4-5 गुना के लगभग बढ़ गया है पिछले 3-4 दिनों में। तो सबको बहुत धन्यवाद ना। अब शुरू करते हैं हम हमारा कार्यक्रम। तो नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो अभी जिस तरह से एसडीएम लोग पकड़े गए हैं करप्शन के चार्जेस में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि ये क्या है ना। उसके बाद रिजर्वेशन की जो डिबेट चल रही थी उसमें एक छोटी सी बात जो है तो एडिटोरियल में बोली गई है। उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी किस तरह चल रही है ना। उसके बाद अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने हस्तशिल्प नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो क्या है। उसके अलावा छोटे मोटे आर्टिकल हम चाइल्ड अब्यूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कुछ कोरोना के चैलेंज क्या है, ये सब हम देखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। खबर सबको पता ही होगा कि ये 3 महारथी आईपीएस मनीष अग्रवाल, आरएस पिंकी मीणा, आरएस पुष्कर मित्तल, ये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब आप पढ़िए, आरएस पिंकी पकड़ी गई तो गांव ने मनाई दिवाली। भाई नाम इतना करो कि कोई जाए तो गांव वाले रोए, दिवाली नहीं मननी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी लोगों को परेशान किया है। तो लोगों को कोई भी जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है या तो उसके लिए ज़मीन ऑब्वियसली एक्वायर की जाती है तो किसानों को मुआवजा देना पड़ता है और अमूमन वो लगभग 4 गुना होता है। तो अगर आप किसानों को अपना हक देने के लिए रिश्वत ले रहे हो तो ये काफ़ी गलत होता है। तो यही करप्शन है कि इसमें लोगों को अपना हक पाने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अब हमने कल पर तो डिस्कस किया था डीएमआईसी क्या है ना। तो ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है ना, वही एक्चुअली हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ना। मतलब कि आप सबने पढ़ा होगा डीएमआईसी क्या है। डीएमआईसी दिल्ली को जो हमारा जेएनपीटी है मुंबई में बोर्ड, उससे कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डीएमआईसी में हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, इसके इर्द गिर्द 150 किलोमीटर इर्द गिर्द डीएमआईसी डेवलप किया जाएगा। मतलब नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप किए जाएंगे। जो पुराने ऑब्वियसली यहाँ पे रीजन है उनको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भी कोई हाईवे बनता है तो क्या करते हैं, हाईवे के आसपास दुकानें लगने लग जाएंगी, है ना, डेवलप हो जाएगा और वो एक हैजार्ड मैनर में डेवलप हो जाता है। तो पहले से प्लान किया गया है कि हम इसको अच्छे से डेवलप करें, इसीलिए ये पूरा प्रोजेक्ट डीएमआईसी है। अब उसी में जो मेन है वो तो ये रेलवे वाला प्रोजेक्ट है ना, डीएमआईसी जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वेस्टर्न वाला। और उसके अलावा एक्सप्रेस वे भी होंगे वहाँ पे, सड़क वाला भी होगा। तो वो सड़क वाला यही है हमारा, कौन सा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली दिल्ली से स्टार्ट होगा एक्सप्रेस वे, है ना। इस जो रोड वाला कंपोनेंट है, फिर ये यहाँ से मेवात में आएगा, रणथंभौर, कोटा, मुकुंदरा, ये सब राजस्थान वाला पार्ट आ गया और लास्ट में फाइनली एंड कहाँ करेगा, मुंबई में। तो इससे जो अभी का रूट कौन सा है, अभी का रूट है ये वाला, ये बीच वाला जो दिख रहा होगा आपको, दिल्ली से मुंबई का ये वाला रूट होता है कि आप यहाँ से वडोदरा आते हो, कोटा के पास से वडोदरा आते हो, फिर मुंबई जाते हो। अब क्या हो, नहीं सॉरी, अभी ये 2 रूट हैं, ये जो 2 रूट हैं अभी, ये जयपुर उदयपुर वडोदरा होते हुए, दूसरा यहाँ से इंदौर होते हुए। अब इन दोनों के बीच में से एक नया रूट निकला गया है, ये डीएमआईसी। तो इससे जो टाइम लग रहा था वो काफ़ी लगभग आधा हो जाएगा, ट्रेवल टाइम हमारा लगभग हाफ हो जाएगा। 24 घंटे की जगह में 12 घंटे लगने के। और जो दिल्ली मुंबई हाईवे, जो उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी हो जाएगी, 1450 किलोमीटर, ये नेशनल हाईवे 80 है। इसकी डेडलाइन क्या दी गई है, 26 जनवरी 2023 इसकी डेडलाइन दी गई है। तो अब देखते हैं। तो एम्बिशियस हाईवे प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्या है, हाईवे प्रोजेक्ट है। इसका पार्ट है जो अपना डीएमआईसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जो मेजर प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आ गए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गए, ये जितनी भी सिटीज़ डेवलप होंगी, इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप होंगे, रैपिड बस सिस्टम डेवलप होगा, ये सब जो प्रोजेक्ट है ना, ये सब किसके अंदर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर है।
तो मतलब दिल्ली एक जो हमारी कैपिटल है ना, उसको फाइनेंशियल कैपिटल से जोड़ेंगे और उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन होगी और मेन एक रोड, ये सड़क वाली एक्सप्रेसवे हाईवे भी होगा, तो ये दोनों है, ठीक है। इससे क्या होगा कि 12 घंटे में हमारा दिल्ली से मुंबई का सफर हो जाएगा। राजस्थान में 374 किलोमीटर का हिस्सा है ना। अलवर से दौसा तक बन चुका है। तो ये यहाँ वही कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे हमारे, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया। तो ये जो कितने हो गए, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो 8 डिस्ट्रिक्ट का फायदा होगा। तो अगर आप इन 8 डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे जो ये जितने भी 8 डिस्ट्रिक्ट है ना, इनके डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। मतलब जैसे जो भी अगर कोई चीज़ कोटा या बूंदी में बनती है, जैसे मान लो कोटा में एग्रो फूड पार्क है ना, तो अगर वहाँ से फूड प्रोसेसिंग होती है, कुछ प्रोडक्ट हमें दिल्ली पहुँचाना है या मुंबई पहुँचाना है, तो बड़ा आसानी रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास एक्सप्रेस वे भी होगा और जो हम DMIC बनेगा, वो सॉरी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेगा, उसका भी यूज़ कर सकेंगे। लेकिन कोटा वालों के लिए शायद ये एक्सप्रेस वे फायदे में रहेगा। तो एक्सप्रेस वे और किसका पार्ट है, ये ऑब्वियसली जो रोड वाला कंपोनेंट है वो कौन से स्कीम के अंदर डेवलप हो रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। कब लॉन्च हुआ था भारतमाला, 2017 में, अक्टूबर 2017 में, वही उसी का ये पार्ट है। तो ऑब्वियसली उसका मेन स्कीम तो इसकी है भारतमाला प्रोजेक्ट की, लेकिन ये ऑब्वियसली DMIC में भी है ही। DMIC तो एक नाम दिया गया है, जो भी ये पूरा प्रोजेक्ट है उसमें। तो उसका जो एक्सप्रेस वे है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट में यही तो डेवलप हो रहे हैं कि ये बॉर्डर रोड पर कनेक्टिविटी बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो ये सब भारतमाला में सड़क वाला कंपोनेंट हो गया। और अब हमने कल परसों भी डिस्कस किया था कि रेलवे वाले क्या लेके आए थे, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 2006 में, फिर 2010 में और कुछ प्लान किए थे इन्होंने। तो 2 फ्राइट कॉरिडोर बन रहे थे हमारे, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई को एक तरह रेलवे भी कनेक्ट करेगा, एक तरफ जो हमारा हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, वो भी कनेक्ट करेगा। तो सब चाहेंगे कि हमारे रोड से जाए। ऑब्वियसली अभी 65 ट्रैफिक हमारा एक्सप्रेस ये रोड वाला ही होता है। तो हम रेलवे वाले भी चाहते हैं कि हमारा जो 26% जो फ्राइट जाते हैं उसको बढ़ाकर 45% किया जाए। ये हम कल परसों में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक देख लेते हैं एक बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्या है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे गुजरता है, राजस्थान में 380 किलोमीटर। टोटल कितना है, 1250 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट में जाता है, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। तो नेशनल कैपिटल को कमर्शियल कैपिटल से कनेक्ट करता है। 2019 में लॉन्च हुआ था, 2022 तक खत्म होने का प्लान है। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब ये एक्चुअल में तो है ना 12 लेन हाईवे। मतलब अगर नॉर्मली क्या होता है, अभी आप सबने देखा होगा डेवलपमेंट में कि हम 4 लेन बना लेते हैं, फिर बाद में डेवलपमेंट बढ़ता है, यार इसको तो 6 लेन करना था। तो इन्होंने पहले ही सोच लिया कि अभी 8 लेन है, बाद में क्या पता और जरूरत पड़ जाए, तो पहले से 12 लेन का एक्सप्रेस वे लेके चल रहे हैं। डेवलप अभी 8 लेन ही करेंगे, लेकिन 4 लेन क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। So this expressway along with the western dedicated freight corridor will be a vital backbone of Delhi Mumbai Industrial Corridor। तो ये जो हमारा DMIC है, इसके जो 2 बैकबोन है। बैकबोन क्या है, कोई भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है। क्या क्या जरूरत होती है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? 3 चीजें कि एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि रोड, सड़क, पानी, बिजली सब होने चाहिए, है ना। दूसरी क्या होना चाहिए कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस एरिया की में। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हम DMIC बनाने लगे फिर बाद में MP बोल देगा नहीं नहीं यार हमारे को पसंद नहीं आ रहा, हमारे तो गाँव उजड़ रहे हैं, गाँव को हटा रहे हैं, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार फिक्स हो गया तो भाई अब तुम बदल नहीं सकते, है ना, अपनी बात से जा नहीं सकते। तो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ इतना टैक्स लगेगा, इस एरिया में ये होगा इतना। तो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी काफी जरूरी होती है। तीसरी चीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किसी एरिया में क्या जरूरत होती है कि इंपॉर्टेंट इश्यू पर कंकरेंस होनी चाहिए। मतलब कि अब ऑब्वियसली ये 5 स्टेट से गुजर रहा है, 5-6 स्टेट से गुजर रहा है और ना, तो 6 स्टेट के बीच में एक सहमति होनी चाहिए किसी भी बात पर कि हाँ अब ये नहीं कि लड़ने लग जाए कि नहीं यार अब मेरे ये सिटी में निकालना था, इधर घुमा के इधर निकालो रोड को, है ना, फ्राइट कॉरिडोर को इधर घुमा के। तो एक सबके बीच में एक सहमति होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरी कंकरेंस सहमति होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट इश्यूज अमंग द स्टेक होल्डर्स। तो उसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बात की 3 चीजों में, उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो ये 2 चीजें देंगे, हमारा एक्सप्रेस वे हो गया और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो गया। चलते हैं आगे।
अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? पहली सही बात, हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, 8 लेन हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, हमने देख लिया 12 घंटे लगेंगे। दूसरा, एडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर टाइम कम लगेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीजन की बढ़ेगी। से ग्रोथ ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो राजस्थान के जो बैकवर्ड एरिया से गुजर रहा है तो उनका भी ग्रोथ हो गई थी। डीकंजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवे, अब जो स्टेट हाईवे है जो हमारे जैसे 46 हो गया, 48 हो गया, इन पे जो बर्डन बढ़ रहा है ना तो वो कम हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ये डीएम, हमने ये भी देखा था कि जो डेडिकेट, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, मतलब जो अभी दिल्ली से मुंबई वाला जो पार्ट है उसी पे काफ़ी सारा कंजेशन रहता है, 39% अराउंड वो फ्लाइट उसी रोड पे जाता है। तो मतलब कि अब ये बन जाएगा तो उसको भी उसके ऊपर कंजेशन कम हो जाएगा उस हाईवे पे। उसके अलावा साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि एक जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जा रहा है तो उस पर भी कुछ ना कुछ जाएंगे ही, तो दोनों में के इन सब के बीच में बढ़ जाएगा तो इतना कंजेशन नहीं रहेगा, सेफ्टी बढ़ जाएगी। ओबियसली भीड़ नहीं होगी तो सेफ्टी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल भी है और कुछ ओबियसली इनको नए सिरे से डेवलप कर रहे हैं एक्सप्रेस वे को, तो कुछ सिक्योरिटी चेक भी बनाए गए हैं, जो इस एरिया की इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी। अब ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं आप सबको पता होनी चाहिए अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हो तो। अब जैसे बूंदी है तो आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, सब में यही 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट में यही फायदे हैं, है ना। तो सही डेवलपमेंट को हाई स्पीड देगा, सही बात है ना। बिग ड्रीम भारतमाला का प्रोजेक्ट है ना। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ेगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। टाइम घट जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होगा, रोजगार बढ़ेंगे तो व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। दोनों तरफ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वही क्या होता है, इंडस्ट्री खुलेंगी, सर्विस स्टेशन खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, है ना। तो ये सब आपके 8 डिस्ट्रिक्ट में आपको यही बेनिफिट गिनवाने हैं। आगे बढ़ो, डीएमआईसी देख लेते हैं। तो भाई क्या है, ये एक प्लान्ड है, हम प्लान करके चल रहे हैं। क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बिटवीन किसके, दिल्ली और जो हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली और फाइनेंशियल कैपिटल जो है मुंबई, दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कौन कौन साथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान। कब स्टार्ट किया था, 2006 में एमओयू साइन हुआ था दोनों के बीच। कितने डॉलर का है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का। कितनी सिटी में जाएगा, जो हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन होगा वो 6 इंडियन स्टेट एज वेल एज दिल्ली, मतलब 6 तो इंडियन स्टेट हो गए और दिल्ली से गुजरेगा। अभी किसके इर्द गिर्द होगा, ये हमने देख लिया कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर और जो हमारा एक्सप्रेस वे है दोनों के इर्द गिर्द होगा। क्या क्या डेवलप होंगे डीएमआईसी के अंदर, 24 इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप किए जाएंगे, 8 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे, 5 पावर प्रोजेक्ट होंगे, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होंगे, MRTS, है ना, एंड 2 लॉजिस्टिक हब बनेंगे, 2 लॉजिस्टिक हब बनेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन आप सबको पता ही है क्या होता है, स्मार्ट सिटी आप सबको पता ही है कि सब स्मार्ट होगा, मतलब आईटी का जो रोल है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का वो रोल काफी बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट सबको पता ही है ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे इसमें ज़्यादा, है ना, सब इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा। राजस्थान में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का 39% होता है, और जो डीएमआईसी का इन्फ्लुएंस जोन जो हम बोलते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस जोन है, ये आपको जैसे ये मतलब एक तो हो गया ये एक्सप्रेस वे हो गया, अभी जो क्वाड्रिलेटरल हाईवे है इसको फिर अभी एक्सप्रेस वे में हो जाएगा, फिर ये हमारा ये हो गया डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। तो इनके बीच में जो इन्फ्लुएंस जोन है, इसके जो आर पार जो डेवलपमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा तो हमारा राजस्थान ही है। तो लगभग 58% ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया इज इन द राजस्थान। वी विल हैव 2 इन्वेस्टमेंट रीजन एंड 3 इंडस्ट्रियल एरिया। 2 इन्वेस्टमेंट रीजन राजस्थान में बनेंगे और 3 इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे। तो जो खुशीखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना इंडस्ट्रियल रीजन है, इस पे काम चल रहा है, और ये पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल रीजन है, इस पे भी काम चल रहा है। बाकी 3 पर बाद में चलेगा। तो ये देखिए, ये खुशीखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, इसमें अभी बढ़िया से काम चल रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का था वो स्टार्ट हो चुका है दादरी से, और अब अगला काम चल रहा है यहाँ पे पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का, है ना। तो वही है कि जो न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ होंगी वो स्मार्ट सिटीज़ होंगी और उसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होंगी। बेसिकली बात ये है कि ये जो हमारा डीएमआईसी है, मतलब डीएमआईसी का जो मेन प्रोजेक्ट मैं डीडीएफसी बोल रहा हूँ और एक्सप्रेस वे बोल रहा हूँ, इनके इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट ना हो हैप्पीजार्ड ना हो, मतलब एक अच्छे से प्लान्ड डेवलपमेंट हो कि हाँ ये स्मार्ट सिटी बनेगी, है ना, कि इस एरिया में क्या क्या होंगे, ताकि कंपनीज जो वहाँ पे लगेंगी तो उनको पास इंसेंटिव होना चाहिए प्लांट डेवलपमेंट का। नहीं तो है ना, काफ़ी स्लम डेवलप हो जाएंगे, रोड के किनारे वो गांव
मान लो कोई कंपनी तो लग गई, फिर आसपास क्या हो गया, गाँव के लोग काम करने आएंगे, वो झुग्गी झोपड़े बना के रहने लग जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से डेवलप होगा, और वही जो मतलब सब बोलते हैं स्मार्ट सिटी में क्या होता है, वही सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो हमारा बन रहा है ना, इसके अलावा ये हम कल देख चुके हैं, ये इन्फ्लुएंस रीजन। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगे, ओबियसली अभी जैसे जो ये वाला एरिया है यूपी वाला, वहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा ज़्यादा है। हरियाणा वाले में क्या है, ऑटोमोबाइल बनते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, हैंडलूम बनते हैं। राजस्थान में अपने क्या चलता है, मार्बल, लेदर, टेक्सटाइल। गुजरात में क्या है, इंजीनियरिंग, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल। और महाराष्ट्र में क्या है, ऑटो कंपाउंड, और ये ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल, फार्मा, एल्यूमिनियम। तो ये सबको अब अच्छे से गति मिलेगी। हमारा राजस्थान में जैसे हमारा मिनरल हो गया यहाँ पे उदयपुर वाले रीजन में, या फिर यहाँ पर जो हमारा सीकर झुंझुनू वाला जो एरिया है, यहाँ के जो मिनरल हो गए हम इनको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अजमेर का जो हमारा जैसे फूड, ये मेगा फूड पार्क हो गया, तो वहाँ से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। हमारे जो अभी हम जो हमारे हैंडीक्राफ्ट ये सब इनको प्रमोट कर जाएंगे। अगर कोई यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनेगा तो ऑब्वियसली टूरिज्म बनेगा, लोग भी आएंगे, तो हम इस कॉरिडोर के आसपास हमारा टूरिज्म भी बढ़ा पाएंगे और कर क्या पाएंगे, और इससे कोई कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी बढ़िया बढ़िया सब कुछ बढ़िया बढ़िया बातें होंगी। अब डीएमआईसी में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस साल बजट आया उसमें 1000 करोड़ भी दिए हैं, जो कुशीखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन है उसके लिए। तो डीएमआईसी में यही बोला गया है कि स्टेट का बराबर रोल है ना, कि आप क्या करोगे, एक एसपीवी बनाओगे। तो डेवलपमेंट ऑफ कोर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर कम्स अंडर स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब अगर ये डीएमआईसी जो हमारा कुशीखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है, तो इसमें जो सड़क की, बिजली की, पानी की, ये जो जिम्मेदारियां हैं किसकी होगी, स्टेट की होगी, मतलब राजस्थान की होगी। तो राजस्थान क्या करेगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगा, मतलब एक अलग से कंपनी बनाएगी जो इस एरिया को अच्छे से डेवलप करे। उसमें 50% इक्विटी किसकी होगी, सेंटर की। 50% राजस्थान गवर्नमेंट, 50% सेंटर। 50% राजस्थान पैसा देगा, 50% सेंटर पैसा देगा। तो ये हो गया। फिर जब एक बार डेवलप हो गया कि रोड बन गए, आपके पास बिजली आ गई, आपके पास पानी का बैलेंस हो गया, आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट का बैलेंस हो गया, आपको ट्री प्लांटेशन जो करना था वो कर लिया आपने, सोलर ऊर्जा के लगा दिए, पावर सिस्टम लगा दिए आपने, लैंड अलॉट कर दी कि कहाँ पे सिटी डेवलप होगी, कहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। तो ये सब होने के बाद कंपनियां आएंगी, प्राइवेट सेक्टर, वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। किसी को ऑटोमोबाइल बनाने हैं तो वो आएंगे, किसी को टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी है तो वो यहाँ पे आएंगे, किसी को लेदर फैक्ट्री लगानी है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे इस एरिया में। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बनेगा, मतलब वहाँ पे ड्राई पोर्ट भी बनेंगे, है ना, ड्राई पोर्ट होंगे। उसके अलावा रेलवे की कनेक्टिविटी होगी, रोड की कनेक्टिविटी होगी, मतलब मल्टी मॉडल होगा लॉजिस्टिक का। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड नहीं बन रहा, अपना रेलवे भी बन रहा है ना, ड्राई पोर्ट भी बनेगा, ताकि जो जेएनपीटी से कनेक्ट हो जाएगा फिर बाद में। तो ये सब है। आगे चलते हैं हम। तो अब क्या होगा, सिग्नल फ्री ट्रिप होगा ड्रीम सिटी। अब क्या होगा, टोल प्लाजा एट एंट्री एंड एग्जिट। अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो अभी क्या, इस जो एक्सप्रेस वे होगा, अभी क्या होता है नॉर्मली कितना होता है कि कई सारे टोल आएंगे, हमें हर जगह टोल भरवाना पड़ेगा। अब क्या होगा कि आपका डायरेक्ट एंट्री एग्जिट पे होगा। आप दिल्ली से चले कोटा, डायरेक्ट कोटा भरवा लेना अपना टोल, यहाँ पे आपको बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जो मतलब एंट्री और एग्जिट होगा वहीं पर होगा, तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम बच जाएगा। और इस जो पूरा रूट है इसमें जो ये वन्य जीव जो होते हैं हमारे, मतलब ओबियसली रणथंभौर एरिया से निकला है, मुकुंदरा के आसपास से निकल रहा है, तो प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अगर घुमाना पड़ा तो इनको एक्सप्रेस वे हो गया और जो फ्राइट कॉरिडोर हो गया इनको घुमा लिया गया है, लेकिन जो हमारे अभ्यारण्य हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो ये देखो आप अंडरपास है ना, ये देखो अंडरपास बनाए गए हैं सवाई माधोपुर में। ये किसके लिए होंगे, ऑब्वियसली जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके लिए होंगे। तो क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ऑब्वियसली जब स्पीड बढ़ेगी ट्रैफिक कम होगा है ना ज़्यादा, तो कार्बन पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ जीडीपी के आंकड़े काफ़ी नहीं, लोगों के पास पैसा होगा तो वृद्धि होगी। तो अभी क्या हुआ कि जैसे अभी रिसेंट जीडीपी ग्रोथ आएगी -8% जाएगी। तो अभी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर इसमें तो बढ़िया थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ था, है ना। उसके बाद थर्ड क्वार्टर थोड़ा नेगेटिव चला गया, अभी -8 बोल रहे, तो ऑब्वियसली चौथी जो क्वार्टर होगा वो भी नेगेटिव जाएगा। तो अब टेंशन की बात क्यों है,
टेंशन की बात इसलिए है क्योंकि कई सारे राज्य वापस से लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी वापस से खतरे में जा सकती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो कुल कर है, मतलब कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स वाला कंपोनेंट है वो काफ़ी घट गया है। अब टैक्स वाला कंपोनेंट घट क्यों गया है, तो आप देखिए कि उपभोग और निवेश दोनों में गिरावट रही है। मतलब जब तक हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, लोग कंजम्पशन नहीं करें, लोग अभी सब सोच रहे हैं, थोड़ी टेंशन लगी रहती है तो कंजम्पशन नहीं करें। जब तक कंजम्पशन नहीं करेंगे तो मार्केट में डिमांड नहीं बनेगी। कंजम्पशन करेंगे तभी तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। और उसके अलावा निवेश दोनों में कमी आ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां, मार्केट में डिमांड नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनकी इन्वेंट्री भरी पड़ी रह जाती है। इस प्रकार लोग भी क्या हो रहे हैं कि पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता क्या हो क्या पता, तो अपने पैसे आके रख रहे हैं, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा। तो ये दोनों बड़ी टेंशन है कि उपभोग और निवेश दोनों में गिरावट आ रही है। अब थोड़ी सी जो भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए वो एक्सपेंडिचर कर रही है। उसके अलावा चिंता क्या है, उसके अलावा ये है कि जो निजी निवेश है वो नहीं बढ़ा है। अब चलो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है पर गवर्नमेंट की एक लिमिट होती है, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो कंपनीज करनी चाहिए या जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है प्राइवेट सेक्टर में, वो नहीं हो रहा है। और बैंक भी क्या हो रहा है कि इनका एनपीए बढ़ रहा है तो ये भी कर्ज देने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। मतलब इनको भी डर लग रहा है कि यार इकोनॉमी रिवाइव नहीं करी, कंपनी चली नहीं तो हमारा कर्जा कौन चुकाएगा, और पहले से इतना एनपीए। तो सबसे बड़ी चिंता उपभोग है, क्योंकि जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कंपनियां इन्वेस्ट क्यों करेगी, उनके पास डिमांड, मान लो मार्केट में डिमांड सिर्फ 100 कारों की है ना, तो कंपनियों, अगर जब मार्केट में डिमांड 150 कारों की होगी तभी तो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी ना इन्वेंट्री में कि हाँ अब वापस स्टील खरीदते हैं, अब ये खरीदते हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। तो आशा तो हमने ये की थी कि सितंबर के तक तो इकोनॉमी खुल गई है, उसके बाद दिवाली आ गई, अब तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया, तो मतलब किसानों की इनकम भी बढ़ी होगी तो खर्चा होगा। लेकिन सब अनुमान धरे रह गए, हमारा कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो अब करना क्या चाहिए, तो अभी सेंट्रल को ये राइटर बोलते हैं कि गवर्नमेंट को बजट में कुछ कंजम्पशन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेंगे, जब आदमी के हाथ में पैसा होगा, तब अगर मेरे हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा 10 रुपए ज़्यादा होंगे तब जाके मैं उसे कहीं पे खर्च करूंगा। तो मतलब मेरे को टैक्स इंसेंटिव ज़्यादा देने चाहिए थे कि मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा बचे रहे। तो लेकिन बजट में इस तरह इसका कोई कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो अब आगे सॉल्यूशन क्या है, ये सब तो प्रॉब्लम होगी कि हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, हमारा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बन रहा, बैंक वाले पैसा देने में हिचकिचा रहे हैं, ये तीनों तो प्रॉब्लम हो गई। सॉल्यूशन क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करें, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान दें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज हैं इनके पास लॉकडाउन से पहले उनकी इनकम अच्छी थी, लेकिन अब क्या हो गया, उनकी इनकम भी गिर गई क्योंकि एकदम से डिमांड गिर गई थी। अब वापस से रिवाइव कर रही है वो अलग है ना। तो लेकिन जब डिमांड गिर गई तो उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को हटा दिया था, एम्प्लॉय के कहीं जो उनकी ग्रोथ होने वाली थी कि प्रमोशन होने वाला था सब रोक दिया। तो अब जरूरत है कि जो इंडियन कंपनीज है ना उनकी आय पहले जितनी हो, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को अच्छे से सैलरी दें, उनको जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो लगाने थे वो सब लगाएं। और जो पुराना लॉकडाउन में किसी ने 15 दिन की सैलरी काटी, किसी ने 2 महीने नहीं दिए, तो वो पैसा वापस लौटाएंगे, तभी तो मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। अब बोल रहे हैं कि अच्छा चलो, लोग बोल रहे हैं कि 2021-22 में हमारी जीडीपी बढ़िया होगी, तो पर ये बढ़िया कैसे होगी भाई, आप लास्ट ईयर देखो जीडीपी में 8% गिर गई। अगर 2020-21 में हमारी जीडीपी का 100 रुपये की थी, अगर हमने 2021-22 में हमने हमारी जीडीपी 105 कर ली तो 5% आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन वो बेस हमारा कम है। वो कंपैरिजन आप अगर 2019-20 में करोगे तो हम 2020 में तो हमारा उल्टा, वो अगर कंपैरिजन 2019-20 के करेंगे तो वो 110 होगा, तो 110 से 100 आया, फिर 100 से 105 कर दिया, तो बेनिफिट तो कहाँ पे ग्रोथ हुई, ये तो उल्टा नेगेटिव में गई। तो दिखने में अच्छा ऐसा दिखेगा क्योंकि हमारा जो बेस है ना वो काफी गिर गया है। क्योंकि इकोनॉमी में जो जीडीपी की ग्रोथ हम कैसे लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट ईयर से जब कंपेयर करेंगे तो पुराना लास्ट ईयर ही खराब होगा, तो इस बार तो कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। तो भाई बैंक अभी अनिश्चित है कि उनका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, मतलब कहाँ कौन कौन से सेक्टर में वो लोन देंगे, अभी कुछ अता पता नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनमें भी कि एग्रीकल्चर में देना चाहिए, किसी इंडस्ट्री में देना चाहिए, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में देना चाहिए, तो वो थोड़ा अनिश्चित है।
एनपीए 13 से 14, आरबीआई ने बोला है अभी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसमें कि एनपीए 13 से 14% बढ़ सकते हैं। अब दिक्कत ये है ना कि बैंक वाली चीजें सुधरनी चाहिए, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इस नकारात्मक वृद्धि के सिंड्रोम से बाहर निकलेगी तब पैसों की जरूरत होगी, और बैंकों को जो उद्योग और सेवाओं के लिए कर्ज देने को तैयार रहना पड़ेगा। तो जिस तरह जब इकोनॉमी ओपन होगी, मार्केट में डिमांड बनेगी, तो इंडस्ट्रियों को, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं उनको पैसा चाहिए होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब किसके पास जाएंगे? वो बैंकों के पास जाएगी। तो बैंकों को थोड़ा सावधानी, अब ये डर रहे हैं ना, डर के लोन दे रहे हैं, तो वो उनसे बचने की ये थोड़ा दिक्कत देता है कि बैंकों को डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। आरक्षण पर राज्यों से पूछना गैर वाजिब। कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें जो ये आरक्षण के इंद्रासानी जजमेंट में जो 50% की सीलिंग तय की है, तो क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 8 स्टेट है उनमें तो ऑलरेडी 50% से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि भाई ये एक बात बताओ, बच्चे को पूछोगे भाई चॉकलेट लोगे तो बच्चा मना करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कभी मना नहीं करेंगे कि आप 50% की लिमिट को ब्रीच कर दो। ये तो चाहेंगे अच्छा, अरे एक बार ब्रीच हो गया ना तो इनको मौका मिल जाएगा। फिर ये नहीं देखेंगे 60% हो रहा है, 70% हो रहा है, 75% हो रहा है, कुछ नहीं देखेंगे। जब तक इनके वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, जब तक ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इनका पर्पस फिलफिल करता रहेगा। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मैं नीचे जाके करता हूँ रिकॉर्डिंग, सॉरी।